नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय अभिषेक फ्लोरी पे। दोस्तों बात करेंगे मॉडल पेपर 2025 यानी 24-25 आप कह सकते हो केमिस्ट्री का। ठीक है, इसमें भी ये सेम टू सेम पैटर्न है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। टोटल नंबर इनके 56 रहेंगे। इसमें अपन देखें अगर प्रश्नों का प्रकार वाइज ये अंक बार कैसा रहेगा तो ये आपको पहले भी हालांकि बता दिया, फिजिक्स वाला सेम ही है। बहुविकल्पात्मक यानी ऑप्शन वाले प्रश्न 18 होंगे। ये प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का होगा और 9 नंबर के होंगे। रिक्त स्थान वाले 10 प्रश्न होंगे, आधे नंबर के होंगे, 5 नंबर इनके टोटल बनेंगे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे 10, इससे एक नंबर के यानी 10 प्रश्न के 10 नंबर होंगे। और लघुत्तरात्मक की बात करें तो 10 प्रश्न होंगे 1.5 नंबर के यानी कि 15 नंबर के टोटल बनेंगे। और अगर दीर्घोत्तरात्मक की बात करें 3 प्रश्न 3 नंबर के यानी 9 नंबर। और निबंधात्मक प्रश्न होंगे 2 जो कि 2 प्रश्न होंगे 4 नंबर के 8 नंबर बनेंगे इनसे। ठीक है, टोटल 53 प्रश्न होंगे और 56 नंबर होंगे। फिजिक्स वाला सेम पैटर्न है। इसके लिए आपको 195 मिनट अर्थात 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर बात करें चैप्टर के नंबर की, हम सॉल्व करेंगे इन सबको प्रश्नों को, देखते हैं। तो विलयन, विद्युत रसायन और रासायनिक बल गतिकी स्टार्टिंग के तीनों चैप्टर 6 नंबर के। ठीक है, उसके बाद में डी एंड एफ ब्लॉक और उपसंयोजन यौगिक दोनों 5 नंबर के चैप्टर है। बाद में एलो एल्केन, एलो एरिन, एल्कोहल फिनोल ईथर, ये दोनों 6 नंबर के चैप्टर है वापस। और अगर बात करें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, बड़ा चैप्टर है, 7 नंबर का है। एमीन 5 नंबर का और जे अणु सबसे कम नंबर 4 नंबर का है। ठीक है, अब अपन एक पेपर को सॉल्व करते हैं, मतलब प्रश्न को। सबसे पहले अगर बात करें तो पार्ट अ यानी खंड अ से बात करता है, सेक्शन ए से। ठीक है, पहला जो प्रश्न इसमें दे रखा है, ये प्रश्न भाई इसको हल्के मत लेना, एकदम डिटेल में बढ़िया तरीके से याद करके जाना। क्योंकि पिछली बार का जो मॉडल पेपर था उसमें से मेन पेपर में लगभग 4 से 5, 2-3 तो बड़े प्रश्न और 4-5 छोटे प्रश्न रिपीट हुए थे, सेम टू सेम जैसे के वैसे पेपर में थे। तो आप भी इसको रट के जाना, मेन पेपर में बहुत हेल्प होगी। और इसके आसपास के टॉपिक की प्रश्न आपको लगभग मिलेंगे देखने के लिए। ये सारे टॉपिक ढंग से पढ़ ले में और मेन पेपर में इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इसमें। तो पहला जो प्रश्न है वो है जलीय विलयन में विलय के पूर्ण वियोजन के लिए वांट ऑफ गुणांक आई के अधिकतम मान वाला यौगिक कौन सा है। यानी इनमें से आपको बताना है वांट ऑफ गुणांक किसका अधिकतम होगा। तो पहले आपको याद होना चाहिए इनका वियोजन करके देखना है। वांट ऑफ गुणांक आई बराबर वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। तो आपको मैं सभी का वियोजन करके बताता हूँ। केसीएल जो है अगर इसका वियोजन करोगे तो बनेगा के प्लस प्लस सीएल माइनस, यानी बाद में आयन 2 है, पहले आयन बाद में कितना है 2, पहले आयन यौगिक कितना है 1, तो 2/1 बराबर कितना हो जाएगा 2/1 बराबर 2, यानी इसका वांट ऑफ गुणांक 2 आएगा। अगर बात करें NaCl की तो सेम NaCl क्या बनेगा Na प्लस प्लस बनेगा Cl माइनस। तो इसमें भी सेम टू सेम, बाद में कण 2 है, पहले कण 1 है, तो वांट ऑफ गुणांक का मान 2 आएगा। अगर बात करें K2SO4 की तो क्या है K2SO4, अगर आप इसका वियोजन करते हो तो 2 तो बनेंगे पोटेशियम प्लस और 1 बनेगा SO4 2 माइनस। तो इसमें अगर आप देखोगे तो बाद में कण 3 है और पहले कण कितना है 1, यानी ये पूरा 1 ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बाद में कण कितने 3, पहले कितना था 1, तो 3/1 बराबर 3 आएगा। और MgSO4, ये MgSO4 इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा Mg2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो इसमें बाद में कण 2 है, पहले कण 1 है, यानी इसमें भी 2/1 बराबर 2 आएगा। तो इसमें आपका 2/1 बराबर कितना आएगा 2। इसका राइट आंसर 3 होगा, यानी सबसे ज़्यादा किसमें K2SO4 में। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20 ग्राम द्रव्यमान वाले विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश ज्ञात कीजिए। यानी एक विलयन दे रखा है, उसमें 20 ग्राम द्रव्यमान किसका है एथिलीन ग्लाइकोल का है। तो आपको पूछा इसका मोल अंश कितना होगा एथिलीन ग्लाइकोल का। तो मैं इसको अलग से कॉपी पे सॉल्व करके बता देता हूँ, सभी का दिमाग उतरना चाहिए। यानी आपको एथिलीन ग्लाइकोल फॉर्मूला ये होता है CH2OH CH2OH, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। यानी आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं C2H6O2। ठीक है, अगर आप इसका द्रव्यमान जोड़ोगे, मैं आपको द्रव्यमान वगैरह सब जोड़ के सोल्व करके बता दो, इसका द्रव्यमान 62 आएगा। ठीक है, आप जोड़ कर ट्राई कर लेना। फिलहाल में आपको याद रखना है ये जो एथिलीन ग्लाइकोल यानी एक विलयन दिया है, इस विलयन में 20 ग्राम क्या है तो अक्सर एथिलीन ग्लाइकोल यानी C2H6O2। और अगर बात करें बाकी क्या होगा तो बाकी भाई 80 ग्राम हो जाएगा जल। विलयन आपको माना 100 ग्राम, कितने ग्राम माना विलयन 100 ग्राम है, उसमें 20 ग्राम आपको दिया एथिलीन ग्लाइकोल, तो 80 ग्राम क्या होगा H2O यानी जल होगा। अब आपको सबसे पहले मोल अंश ज्ञात करना हो तो उसके लिए मोल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है मोल। तो मैं इसके मोल ज्ञात करता हूँ। मोल बराबर क्या होता है पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। तो NC2H6O2, N मतलब मोलों की संख्या। कैसे ज्ञात करोगे, इसकी मात्रा कितनी दी 20 ग्राम बटे विलयन कितना है, नहीं पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान इसका 62 है, तो 20/62। ठीक है, और इधर NH2 अगर लिखोगे तो NH2 का मान आपके आ जाएगा 80/18, क्योंकि जल का द्रव्यमान 18 होता है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 0.322 और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.444। ये याद रखना। तो ये NH2 और आपको मोल दोनों के मोल मिल गए। अब आपको अगर याद हो तो आपको अगर x यानी मोल अंश ज्ञात करना हो किसका
मोलन्स ज्ञात करना है C2H6O2 यानी एथिलीन ग्लाइकोल का मोल ज्ञात करना है, मोलन्स सॉरी। तो मोलन्स बराबर था घटक के मोल बटे कुल मोल। तो घटक कौन सा ये, इसके मोल कितने हैं 0.322 बटे कुल मोल में इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 0.322 प्लस 4.444। अगर आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो 0.322 बटे में कितना होगा 4.766। इसको सोल्व करने पर आपका आंसर आएगा 0.068 लगभग। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा 0.068। प्रश्न में दे रखा होगा, देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में ये रहा 0.068 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप सोल्व कर सकते हो ऐसे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रासायनिक सेल की श्रेणी में नहीं आता है। तो आपको याद रखना फोटोवोल्टिक जो सेल दे रखा है ये एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए कि विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता निम्न के कारण होती है। तो विद्युत अपघटनी चालक किसे कहते हैं, आपको याद रखना विद्युत अपघटक कैसे किसे है, ऐसे पदार्थ जिन्हें जलीय विलयन में मिलाने पर आयन बनाते हैं उसको बोलते हैं विद्युत अपघटक। क्या बोलते हैं विद्युत अपघटक। जैसे देखो ये NaCl एक विद्युत अपघटक है, जल में क्या बनाएगा Na++ Cl-, इसलिए इसको बोलते हैं विद्युत अपघटक। तो इसकी जो चालकता का कारण है वो आयनों की गति होती है। किसकी गति, आयनों की गति, क्योंकि आयन गति करते हैं और विलयन चालकता दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना करने पर इसकी T½ आधी हो जाती है, तो अभिक्रिया कौन सी कोटि होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, लेकिन 12th की बुक में ऐसा साफ लिखा नहीं क्योंकि इसका आंसर द्वितीय कोटि, और 12th की बुक में समझा रहा कि प्रथम कोटि और शून्य कोटि। लेकिन फिर भी ऐसा प्रश्न आए तो आप समझ लेना कि भाई आपके मेन पेपर में भी कुछ एक प्रश्न ऐसे आ सकते हैं जो आपके सिलेबस से बाहर हो या फिर आपको आउट ऑफ लगे, लेकिन आने के चांस बहुत कम रहेंगे। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो या तो बोनस अंक मिलेंगे या डिलीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी फिलहाल में तो आपको ध्यान रखना, अगर आएगा तो भी आपके अकेले नहीं होगा, सबके लिए होगा फिर वो। ठीक है, तो अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता दुगुनी करने पर पूछा इसकी अर्धायु आधी रह जाती है, तो वो कौन सी कोटि होगी, द्वितीय कोटि। याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ द्वितीय कोटि की अर्धायु यानी T½ उसका फॉर्मूला होता है 1/, क्या होगा इसका मतलब 1/K गुणा R0। तो अगर आप देखो इसको R0 को आप दुगुना करोगे तो यहाँ पर ये T½ क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। याद रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय कोटि। वैसे अगर बात करो प्रथम कोटि की, तो अगर ये प्रथम कोटि की होती तो प्रथम कोटि का सामग्री एक समीकरण क्या होता है, सॉरी ये T½ बराबर 0.693 अपॉन क्या होता है, किसके लिए, प्रथम कोटि के लिए। तो अगर प्रश्न ऐसा हो कि प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना करने पर 3 गुणा करने पर अगर कितने भी गुणा करे और अर्धायु अपरिवर्तित रहती है तो वो कौन सी होगी, प्रथम कोटि। क्योंकि प्रथम कोटि का की जो अर्धायु होती है वो क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं पे भी R0 नहीं आ रहा है। अगर बात करें शून्य कोटि की, तो शून्य कोटि का फॉर्मूला क्या होता है, T½ बराबर होता है R0 अपॉन 2K। तो आपको याद रखना, अगर आप शून्य कोटि की बात करते हैं तो उसमें ये जो R0 है वो T½ के समानुपाती है, यानी अगर आप R0 को 2 गुणा करते हैं तो T½ भी 2 गुणा हो जाती है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, R0 को 2 गुणा करने पर T½ आधी होनी चाहिए, तो वो फिर होगी द्वितीय कोटि। और फॉर्मूला होता है ये T½ बराबर 1/K R0। तो R0 आप दुगुना करते होगे तो यहाँ पर जैसे क्या होता है, इसको दुगुना करते ही T½ आधी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें कि शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आपको याद रखना धातुओं की सतह पर होने वाली अभिक्रिया में से कौन सी कोटि होती है, शून्य कोटि। ये तो है नहीं, ठीक है। एस्टर का सारी जल गठन, ये तो एक छद्म प्रथम कोटि टाइप की अभिक्रिया है, ये भी नहीं, प्रथम कोटि हो जाएगी। ठीक है। अगला है एथीन का हाइड्रोजनीकरण, ये भी कौन सी है, प्रथम कोटि की। याद रखना, एथीन का हाइड्रोजनीकरण प्रथम कोटि अभिक्रिया है। अपने पूछा शून्य कोटि कौन सी है, तो ये राइट आंसर होगा कौन सा, 2HI का गोल्ड की सतह पर वियोजन, यानी HI का गोल्ड की सतह पर जो वियोजन है वो कैसी होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है। तो 3D श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था Mn दर्शाता है। भाई कौन सा, मैग्नीज, 2024 में आ भी रखा है। और कारण पूछे तो क्योंकि इसमें सर्वाधिक संख्या में, कैसे, सर्वाधिक संख्या में n मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो भी n का नंबर होता है 5। मैक्सिमम D में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकता है और वो किसमें पाए जाते हैं, मैग्नीज में। इसीलिए यह सर्वाधिक क्या दर्शाता है, ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसमें देखो M का मतलब कोई भी मेटल हो सकती है। बाम लिखा EN2 मतलब एथिलीन डाइमीन होता है, और ये कितनी बार है, 2 बार है। बाद में C2O4 को बोलते हैं ऑक्जेलेट, ठीक है, C2O4 को क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेट। और Cl लिखा है, मैं धातु की M की उप सहसंयोजन संख्या और ऑक्सीकरण संख्या का योग क्या है। तो बढ़िया प्रश्न है। पहले अपन देखते हैं उप सहसंयोजन संख्या क्या होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बात करें Cn, कैसे ज्ञात करते हैं, लिगेंड गुणा उसकी धनतुकता। तो इसमें पहला लिगेंड दे रखा है एथिलीन डाइमीन। एथिलीन डाइमीन लिगेंड की संख्या कितनी दे रखी है, तो अक्सर 2 दे रखी है। तो इस 2, ये लिगेंड की संख्या 2 बार है, तो यहाँ पे लिखोगे 2 गुणा एथिलीन डाइमीन द्विधंतुक है, तो प्लस 2 गुणा 2 लिख दोगे। बाद निशान प्लस का ऑक्जेलेट की संख्या कितनी है, तो अक्सर 1 बार है, और होता कैसा है, द्विधंतुक, तो इसको 2 से गुणा कर दिया। तो 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 6, यानी इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी आएगी, 6 आएगी।
वैसे आप यहाँ से भी बता सकते हो। एथिलीन डाइमीन द्विदंतुक है, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, 4 ऑक्जेलेट भी द्विदंतुक है तो 4 और 2 6 हो जाएगा। उसके बाद में ये तो क्या थी, उपसहसंयोजन संख्या। अगला ऑक्सीकरण अवस्था का योग पूछा है। अब अपन बात करते हैं इसकी OS कितनी होगी। OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कितनी होगी, तो ये होगी एक Cl का होता है -1, ठीक है, और एक ऑक्जेलेट होता है -2, तो -2 और -1 होता है -3, और उधर ट्रांसफर होगा तो +3 बन जाएगा, यानी जितनी इस पे माइनस होगी उतनी धातु पे प्लस होगी। तो यहाँ पर -3 आ रहा है तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। और एथिलीन डाइमीन यानी EN होता है भाई उदासीन लिगेंड। कैसा लिगेंड होता है, उदासीन है, तो इस पर कोई आवेश होगा ना, इस पे 0 आवेश है, ऑक्जेलेट पे -2 है और Cl पे -1 है, तो -1 -2 -3 होगा तो धातु पाएगी +3। अब OS का मान है 3, तो 3 और 6 कितने हो जाएंगे, 9 आंसर होगा इसका राइट आंसर। यानी आपको दोनों का योग पूछा है, तो 6 + 3 बराबर हो जाएगा 9, यानी Cn + OS। Cn का मान कितना है 6, OS का मान है 3, टोटल आंसर 9, ये इसका राइट आंसर होगा 9। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित में यौगिक जो है CH3 CHCl2 का सही नाम है। तो आपको पहले देखना है ये जो CH3 CHCl2 है, इसमें ये जो दोनों Cl है वो एक ही कार्बन से जुड़े हैं। तो जब भी ऐसा हो कि एक Cl मतलब एक ही कार्बन से 2 Cl जुड़े हो, उसको जेम डाइहैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेम। और अगर इस प्रकार से हो, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, अगर इस प्रकार से हो कि ये मान लो CH2 और यहाँ पर CH2 है, एक Cl इस पर है एक Cl इस पर है, दोनों पास पास के कार्बन पे Cl हो तो उसको विसिनल बोलते हैं। तो विसिनल तो ये है नहीं क्योंकि एक ही कार्बन थे, तो ये गलत हो जाएगा। और इसी समूह को बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं, एथिलीन। तो ये एथिलीन वाला भी है नहीं क्योंकि इसमें तो दोनों Cl एक ही कार्बन से जुड़े हैं। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब इसमें लिखा है 1,2 डाइक्लोरो, तो 1,2 डाइक्लोरो मतलब एक 1 पे एक 2 पे, तो ये भी हो नहीं सकता क्योंकि इसमें दोनों क्लोरीन जो 1 पे ही है, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर होगा इथाइलिडीन क्लोराइड। याद रखना एथिलीडीन भी लिखा मिल सकता है, एथिलीडीन या कौन सा, इथाइलिडीन क्लोराइड, या इसको जेम डाइहाइलाइड बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि HCl के साथ प्राथमिक एल्कोहल की क्लोरोएल्केन की प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होगा। यानी HCl जो है वो प्राथमिक एल्कोहल से अभिक्रिया करके क्लोरोएल्केन देगा, इसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज हो सकता है। तो यहाँ पर यूज होगा निर्जल ZnCl2 का। आपने ऐसा पढ़ा भी होगा कि ROH मतलब एल्कोहल होता है, इसकी अभिक्रिया आपको करानी है HCl के साथ, किसकी उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। तो यहाँ से H2 हट जाता है और RCl यानी क्लोरोएल्केन बनता है, और ये विलयन में धुंधलापन भी उत्पन्न करता है, ठीक है ना। इसको ल्यूकोस परीक्षण भी कहते हैं, ल्यूकोस अभिकर्मक है ये। HCl और ZnCl2 का जो मिश्रण होता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोस अभिकर्मक। याद रखना, लिख देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है ये, LUCS ल्यूकोस रिएजेंट। ल्यूकोस अभिकर्मक फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेट HCl प्लस निर्जल या शुष्क लिखो, निर्जल लिखो, एक बात है, ZnCl2, ठीक है। नेक्स्ट अपन प्रश्न देखते हैं। सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से बना यौगिक है। तो सैलिसिलिक अम्ल का अगर एसिटिलीकरण किया जाए तो यहाँ पर बनता है एस्प्रिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्प्रिन की टेबलेट आती है, एक अस्वापक प्रकृति का प्रशांतक भी है, ठीक है। एक बार देखते हैं यह अभिक्रिया क्या है। सैलिसिलिक अम्ल का क्या करना है, एसिटिलीकरण। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये एक बेंजीन है, बेंजीन मतलब बेंजीन है, ठीक है। इस बेंजीन पर सबसे ऊपर वाला कार्बन यानी फर्स्ट कार्बन पे अपन जोड़ देते हैं COOH, और यहाँ पे लगा दिया OH, तो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। याद रखना, इस सैलिसिलिक अम्ल यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, या फिर आप इसको बोल सकते हो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी नाम सही है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, या अपने शॉर्ट में याद रखना सैलिसिलिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, किसके साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसको अपन बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ से अपन बात करेंगे, ये हट जाएगा पूरा, क्या हट जाएगा, एसिटिक अम्ल CH3 COOH यानी एसिटिक अम्ल हट जाएगा, और बाकी पूरा ये CO CH3 समूह जुड़ जाएगा, CO CH3। तो यहाँ पर देखो बनेगा क्या, यहाँ पर तो सेम रहेगा COH, यहाँ पर O रह जाएगा और H हट गया, तो यहाँ पर जुड़ेगा कौन, CO CH3। इसी को अपन बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, यानी एसिटिल समूह जुड़ा CO CH3 जो है ना, ये इसको एसिटिल बोलते हैं। तो एसिटिल सैलिसिलिक सिलिक अम्ल कहते हैं, और इसी को बोलते हैं एस्पिरिन। क्या बोलते हैं, एस्पिरिन या एस्पिरिन, याद रखना, यह एस्पिरिन बोलते हैं, एस्पिरिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एस्पिरिन किससे बनता है,
सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण द्वारा, ये एसिटिलीकरण द्वारा। तो याद रखना इसमें बनेगा आंसर एस्पिरिन होगा। इसको भूखे पेट नहीं ग्रहण किया जाता, ठीक है, क्योंकि ये पेट में जाकर सैलिसिलिक अम्ल बना देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिनोल को सांद्र HNO3 और मतलब सांद्र HNO3 और H2SO4 के मिश्रण के साथ उपचारित करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो निम्नलिखित में से भाई ये प्राप्त होगा, ठीक है, ये वाला, इसका नाम है पिक्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? पिक्रिक अम्ल, या इसको बोलते 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। देखो एक बार क्या बनेगा, अभी के लिए लिखते हैं आपके लिए, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, है ना। इसकी अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होगी, ये है भाई फिनॉल। फिनॉल का मतलब होता है बेंजीन पर क्या जुड़ा होना? OH जुड़ा होना, इसका नाम फिनॉल है। फिनॉल की अभिक्रिया करानी है आपको, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 दोनों के साथ जब कराई जाएगी तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है। क्या बनता है? यानी OH तो अपनी जगह रहेगा, 3 जगह पर कौन जुड़ जाएगा? NO2 और NO2। इसको बोलते हैं 2,4,6 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसी को अपन क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल। लो जी, पेन ने भी दम तोड़ दिया भाई, ठीक है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल बनेगा, ठीक है। इसको देखते हैं वापस अभिक्रिया हुई कैसे, एक बार, है ना, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। इसमें हुआ कुछ नहीं है, आपको यूं याद रखना कि प्रत्येक कार्बन पे बेंजीन पे एक H होता है। क्या होता है भाई? एक H, तो 2 तो अपन लगा देते हैं ऑर्थो पे, 1 लगा देते पैरा पे, और यहाँ पर ये अभिक्रिया करता है HNO3, साथ में H2SO4 उत्प्रेरक के रूप में अभिक्रिया कौन करेगा? HNO3, और ये अभिक्रिया करेगा OHNO2 के रूप में। किसके रूप में? OHNO2 के रूप में। देखो यहाँ से H और यहाँ से OH हट जाएगा और NO2 अगर जुड़ जाएगा, ऐसा सभी जगह 3 जगह होगा, तो 3 जगह NO2 जुड़ जाएगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? पिक्रिक अम्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में भी आएगा भाई 2025 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, ये तो हो गया। अगला प्रश्न आपके लिए कि एक कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा है? वेरी वेरी सिंपल प्रश्न ये तो। सबसे पहले एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन होता है। सिरका कोई अम्ल नहीं है, सिरके के अंदर होता है एसिटिक अम्ल, ध्यान रखना। सिरके के अंदर पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल, इतना याद रखना। उसके बाद में सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल तो ज्यादा कार्बन का है। सिट्रिक अम्ल होता है 2,4,6, 2,4,6 नहीं, सिट्रिक अम्ल कुछ इस प्रकार होता है, CH2 CH2 CH भी नहीं होता यहाँ पे ना, यहाँ पे होता है COOH और एक होता है OH, और यहाँ पे होता है COH और यहाँ पर भी COOH। इस प्रकार का इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर इसका नाम लिखा जाएगा तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1 2 3 3 कार्बन की श्रृंखला है, ये 3 कार्बन की श्रृंखला। 2 पे कौन है? तो सर हाइड्रोक्सी है, तो पहले लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे? ये 2 हाइड्रोक्सी। बाद में प्रोपेन, कार्बन कितने? 3 है ना श्रृंखला में, तो प्रोपेन। बाद में 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। 1 पे भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, 2 पे भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, 3 पे भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल इसलिए लिखते हैं क्योंकि नंबरिंग में शामिल नहीं है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल याद रखना, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका नाम होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये सी लगा दिया, एक तरफ OH और एक तरफ क्या लगा दिया? COOH और 2 COH, यहाँ पे CH2, यहाँ पर CH2, COOH इधर और COOH इधर, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। एक ही बात है, कोई चेंज नहीं इसमें। इसका नाम है सिट्रिक अम्ल। तो इसमें तो ज़्यादा कार्बन है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है अपने नींबू और संतरे में। ये इसका राइट आंसर नहीं है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल इसका राइट आंसर। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल, याद रखना। एक कार्बनिक अम्ल कौन सा है? फॉर्मिक अम्ल। या इसी को बोलते हैं मेथेनिक अम्ल। चींटी के डंक में पाया जाता है। किसमें? चींटी के डंक में। नेक्स्ट प्रश्न है दाल चीनी। कौन सी चीनी? दाल चीनी। दाल चीनी से रुचिकर गंधयुक्त यौगिक कौन सा प्राप्त होता है? तो दाल चीनी जो होती है वो होती है सिनेमेल्डिहाइड। कौन सी? सिनेमेल्डिहाइड, ये इससे प्राप्त होता है। दाल चीनी से कौन सा अम्ल मिलता है? सिनेमेल्डिहाइड। सिनेमेल्डिहाइड मिलता है दाल चीनी से। और एक है सैलिसिल्डिहाइड। कौन सा? या सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं इसको। ये मिलता है सैलिसिल्डिहाइड मेडो स्वीट से। कौन सा स्वीट से? मेडो स्वीट। ये पिछली बार आ रखा है, इस बार ये आएगा भी सेम टू सेम। मेडो स्वीट से क्या मिलता है? सैलिसिल्डिहाइड। और वेनिलिन मिलता है वेनिला सेम से। किससे? वेनिला सेम। इन तीन में से कोई एक आ सकता है। वेनिला सेम से मिलता है वेनिलिन, सैलिसिल्डिहाइड मेडोस्वीट से, और सिनेमेल्डिहाइड मिलता है दालचीनी से। अगली बात करें नेक्स्ट, कीटोन तब बनते हैं। कीटोन कब बनता है भाई? देखो, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। अगर 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो उसमें बनेगा एल्डिहाइड। याद रखना, क्या बनेगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, हाँ बिल्कुल, क्या बनेंगे? कीटोन बनेंगे। 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है।
3 डिग्री अल्कोहल का वी हाइड्रोजनीकरण होता है तो फिर एल्कीन बन जाती है भाई, अपने काम की नहीं छोड़ो। नेक्स्ट है प्राथमिक अल्कोहल का वी हाइड्रोजनीकरण, ये भी अपने लेना नहीं है, तो अपने 2 याद रखना फिलहाल में। तो प्राथमिक अल्कोहल हो तो ऑक्सीजन से क्या बनेगा एल्डिहाइड, और 2 डिग्री से बनेगा कीटोन, याद रखना। और अगर गलती से प्राथमिक अल्कोहल की जगह आपने यहाँ पर मेथेनॉल यूज कर लिया यानी CH3OH, तो फिर इसमें बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड यानी मेथेनॉल SCHO, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनॉल, यानी एक कार्बन का एल्डिहाइड बन सकता है, ये याद रखना। उसके बाद इसका राइट आंसर कौन सा होगा, द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, कीटोन बनता है, द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न कहाँ, यहाँ के पीछे ये प्रश्न है कि जलीय विलयन में, किसमें, जलीय विलयन में मैथिल प्रतिस्थापित एमिनो की सारी प्रबलता का क्रम क्या होगा। तो ये होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, ये इसका राइट आंसर है भाई। मैथिल 2 डिग्री, बाद में 1 डिग्री, बाद में 3 डिग्री, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको समझेंगे बाद में क्योंकि इसको समझने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा भाई, ठीक है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बाद में समझेंगे, नेक्स्ट बोर्ड पे समझेंगे इसको तो बढ़िया समझ आएगा। नेक्स्ट है किसी नाम की अभिक्रिया, अच्छा किसी नाम की अभिक्रिया द्वारा एमाइड को एमीन में परिवर्तित किया, यानी इसने पूछा इनमें से कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो एमाइड को एमीन में बदलती है। पहले आधे लोगों को तो वो सही यहीं पे हो जाएंगे, देखते हैं कि एमाइड क्या होता है, अपने लड़ने नहीं है। तो एमाइड जो है वो था C+O NH2, इसको बोलते हैं एमाइड, और एमीन होती है NH2, ठीक है, इसमें से CO को हटाना है तो इसको बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा हॉफमैन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, हॉफमैन। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है 2025 में आने के प्रबल चांस से भी ध्यान रखना, कौन सी अभिक्रिया, हॉफमैन। इसको देखो एक बार कैसे होती है अभिक्रिया, सॉल्व करते हैं इसको। अभिक्रिया वैसे सिंपल है लेकिन भारी भी है क्योंकि हर किसी को आती नहीं है इसलिए। तो एक बार देखते हैं हॉफमैन अभिक्रिया, चेक करते हैं क्या होती है। इसमें एमाइड की अभिक्रिया करता है, जैसे मैं नॉर्मल एमाइड ले लेता हूँ CH3 C+O NH2, ये एक एमाइड है। जिसमें भी CONH2 है वो सारे क्या होता है एमाइड। इसकी अभिक्रिया आपको करानी Br2 से, किससे, Br2 मतलब ब्रोमीन, और साथ में करानी NaOH से, किससे, NaOH। इससे जब अभिक्रिया कराते हैं तो NaOH यहाँ पर लेते हैं 4, कितने लेते हैं। इसकी जब अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद बनते हैं बहुत सारे। पहले एक तो बनेगा CH3NH2, इसी को अपन बोलते हैं एमीन, क्या बोलते हैं एमीन। और यहाँ पर ये क्या है तो सर एमाइड हो गया, इसका नाम मेथेनामाइड, मतलब सॉरी यहाँ एमिनो मेथेनामाइड एमिनो मेथेनामाइड होगा जो भी हो, इसका नाम मेथिल मेथेनामाइड होगा, ठीक है। अगला ये जो वो एमीन है, एमाइड को किसमें बदला, एमीन में। इस अभिक्रिया का नाम है हॉफमैन, कौन सी मैन, हॉफमैन। हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया होती है, हॉफमैन पूरा नाम है ब्रोमेमाइड, अपने यहाँ तक हॉफमैन अभिक्रिया, ठीक है। और क्या बनेगा तो इसमें और तो बनेगा एक तो दो तो बनेंगे NaBr, दो क्या बनेंगे NaBr, और बनेंगे दो बनेंगे H2O, दो क्या बनेंगे H2O, और बनेगा इसमें Na2CO3 अब कुछ सर बनेगा कैसे, एक बार बता देते कैसे बनेगा। एक बार देखो ये अभिक्रिया हॉफमैन है, ठीक है। अपने तैयार रखना है एमाइड को एमीन में बदलने वाले अभिक्रिया नाम क्या है, हॉफमैन। अब देखो चेक करते कैसे बनता है। तो यहाँ पर पहले लिखा CH3 C+O NH2, क्या पता सर बने मजाक कर रहे हो ना, मजाक नहीं कर रहे हैं, 101% बनेगा भाई, ठीक है। उसके बाद Br2 को ऐसे लिख दूँ, Br और Br, हाँ तो सर लिख दो भले Br2 एक ही बात है, कोई फर्क नहीं इसमें। प्लस NaOH कितनी बार लिखे तो सर 4 बार, एक बार लिखो NaOH और कौन सा NaOH, 4 बार लिख दी। अब देखो कैसे बनता है। तो एक तो सबसे पहले मैं आपको बता देता 2 NaBr, ये आपको एकदम साफ साफ दिख रहे हैं, हाँ तो सर हाँ ये रेडी रेट है। NaBr कितनी बार, 2 बार, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद में 2 आपको जल बना देते हैं, ये रहा, ये H2O 1 और ये H2O 2 क्या बन देंगे तो सर H2, हाँ सर ये भी बन रहे 2 H2O बन गए, ये 2 H2O कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद में अब एक ही बाकी रहा, ये CO हटा दो यहाँ से सीधा, ये यहाँ से क्या बन जाएगा Na2CO3, Na कितनी बार, 2 बार, C 1 बार, ऑक्सीजन कितने 3 Na2CO3। तो देखो 2 क्या बनेंगे, 2 तो अक्सर बनेंगे NaBr, ठीक है। 2 क्या बनेंगे तो अक्सर 2 बनेंगे H2O, ये 2 H2O, एक क्या बनेगा Na2CO3। पीछे बचा ही कुछ नहीं है, पीछे बचा CH3 और NH2, ये दोनों आपस में जुड़ देंगे तो उत्पाद बन जाएगा ये एमीन। क्लियर हुआ भाई, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो ये क्या बनाती है एमाइड से एमीन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है। ज्विटर आयन क्या होता है भाई, तो अभी इसको समझते हैं। देखो इधर एक बार थोड़ा समझ देता हूँ मैं, ये जो है यहीं पे समझ लेते हैं। एक है कार्बन, कार्बन पे एक समूह जुड़ा हुआ NH2, क्या जुड़ा हुआ है NH2, और एक है COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर है। अब यहाँ पर है एक जोड़ दिया मैंने R और एक जोड़ दिया H, इतने समूह को अपन बोलते हैं एमिनो अम्ल। कौन सा अम्ल, ये है एमिनो और ये है अम्ल, इसलिए इसको बोलते हैं एमिनो अम्ल। अब ये इस एमिनो अम्ल में ये जो NH3 है, क्या है NH3, इसके पास होती है LP, क्या होती है
NH2 सॉरी, एमिन में NH2 के पास एलपी है, ये अपनी एलपी देता है हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेगा और CO पे आ जाएगा माइनस, यानी कि इसमें चेंज होता रहता है। देखो कैसे, R का R, कार्बन का कार्बन, H का H, यहाँ पे हो जाएगा NH3। अब ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इस पर आ जाएगा प्लस, और ये CO H प्लस त्याग रहा है इसलिए आ जाएगा इस पर माइनस, CO माइनस। तो इसमें दो आयन बनते हैं, प्लस और माइनस, यानी इसमें प्रोटॉन दाता समूह भी है और प्रोटॉन ग्राही समूह भी है। इस प्रकार बनने वाले इस आयन को ज्विटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। तो आपको बस ऐसा ही चेक करना है, ऐसा यौगिक कौन सा है जिसमें NH2 और CO, तो क्या एक ही है सर, ये रहा NH2 भी है और COH भी है, तो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और कोई सोचे कि इस नाम क्या, इसका नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम है? ग्लाइसिन। ध्यान रखना, इसमें R की जगह H रख दोगे तो फिर ये बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको याद रखना है कि R की जगह H, यानी कोई कार्बन वगैरह, कोई हाइड्रोजन वगैरह कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो 2H रख देना तो ये बन जाएगा। वैसे R का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका नाम है ज्विटर आयन, यानी प्रोटॉन दाता प्रोटॉन ग्राही। अमीनो अम्लों में, किसमें? अमीनो अम्लों में प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही दोनों समूह उपस्थित होते हैं, और इस प्रकार बनने वाले आयन को क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये हो गए छोटे प्रश्न सारे, अब सद वाले कंप्लीट। अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया के वेग नियम में व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का जो योग है वो क्या कहलाती है अभिक्रिया की? तो अक्सर कोटि कहलाती है। ये एक ही चीज याद हुई पूरे 12th में। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है कि R समानुपाती A की पावर X और B की पावर Y, तो X प्लस Y जो है वो किसको दर्शाएगा? N। N मतलब कोटि, याद रखना भाई, घातांकों का योग। नेक्स्ट है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। तो द्वितीय कोटि के लिए पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस N सेकेंड इनवर्स। ये कॉमन फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको N का मान बढ़ना, खाली N होता है कोटि, तो यहाँ पर क्या पूछा? द्वितीय कोटि, तो N का मान 2 रख दो। तो अगर आप N का मान 2 रखोगे, हालांकि इसका आंसर सीधा याद रखना आपको, पहले N का मान 2 रख के बताता हूँ मैं। मोल लीटर इनवर्स की पावर कितने लिखोगे? 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स का सेकेंड इनवर्स। ठीक है, 1 माइनस 2 था माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या लिखो? मोल लीटर इनवर्स की पावर माइनस का 1 और सेकेंड इनवर्स, तो ये माइनस का 1 है, मोल से गुणा होगा तो मोल की पावर हो जाएगी माइनस का 1, और लीटर माइनस वन क्या हो जाएगा? प्लस का 1, तो लीटर का पावर 1 हो जाएगी और सेकंड इनवर्स। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ये, यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, देखो इधर, ये मोल लीटर, मोल माइनस 1 लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, मोल की पावर माइनस 1 रहेगी, लीटर का लीटर रहेगा और सेकंड का क्या रहेगा? इनवर्स। याद रखना भाई। नेक्स्ट ये इसका राइट आंसर देख लो, यहाँ से साफ दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट है इक्सुक शर्करा का प्रतिलोमन कैसा एग्जाम्पल है? तो इक्सुक शर्करा कहते हैं सुक्रोज को भी। किसको कहते हैं? सुक्रोज। फॉर्मूला तो 12/11, कार्बन 12 H 22 ऑक्सीजन 11, इसको बोलते हैं इक्सुक शर्करा या सुक्रोज। इस सुक्रोज का क्या करना है? जल अपघटन करना है। यह इसका लिखा प्रतिलोमन। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये अभिक्रिया छद्म प्रथम कोटि। कौन सी कोटि? छद्म प्रथम कोटि। इक्सुक शर्करा का जल अपघटन, यह इक्सुक शर्करा का प्रतिलोमन छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। याद रखना भाई। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी का मान उच्च होता है भाई। क्या होता है? उच्च होता है। संक्रमण धातु कण एंथैल्पी मान उच्च होता है क्योंकि इसमें अत्यधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। याद रखना, कारण पूछे तो क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का ज्यादा मात्रा में पाए जाना। नेक्स्ट है NiCN4, ऊपर लिखा 2 माइनस, संकुल की ज्यामिति क्या है? तो इसको लिखना वैसे ऐसे चाहिए, Ni, ठीक है, Cn, और ये 4 नीचे होना चाहिए और यहाँ पर ऊपर लिखना है 2 माइनस। आपको पूछे इसकी ज्यामिति कैसी होगी? तो इसकी जो ज्यामिति होगी वर्ग समतलीय। कैसी होगी? वर्ग समतलीय, समतल वर्गाकार। मैं यहाँ लिख रहा हूँ वर्ग समतलीय, या लिख सकते हो समतल वर्गाकार। समतल वर्गाकार दोनों ही सही भाई, खोटा एक भी नहीं है। वैसे वर्ग समतलीय ज़्यादा लिख देना भाई, ये सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो भी एकदम सिंपल अभिक्रिया है। CH3CH2 Br प्लस Na फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? आपको कुछ नहीं करना है, इस Na और Br को क्या करना है? अलग करना है और I को इसके साथ जोड़ देना है। तो यहाँ पर उस अभिक्रिया से देखो इधर, CH3CH2 Br अभिक्रिया आपको करानी NaI, सोडियम आयोडाइड। यह अभिक्रिया फिंकेल्स्टीन। Na-Br को क्या करना है? अलग, और बाकी वालों को आपस में जोड़ना है। तो पहला उत्तर बनेगा CH3CH2I जुड़ जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या बनेगा? Na-Br। नाम क्या अभिक्रिया का? फिंकेल्स्टीन। अगला एल्कोहल का सामान्य सूत्र, या तो आप लिखो ROH, ठीक है, या करके आप दोनों लिख देना भाई, पेपर में जगह हो तो CnH2n प्लस 1 OH, ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ROH भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये लिख देना CnH2n प्लस 1 OH, ये सामान्य सूत्र है। अगला नेक्स्ट है कार्बोनिल यौगिकों में भाई ध्यान रखना C डबल बॉन्ड O समूह पाया जाता है। कौन सा? C डबल बॉन्ड O, इसको कार्बोनिल समूह कहते हैं। तो कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल समूह पाया जाता है, C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट आप लिखा विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी। विटामिन C का नाम याद होना चाहिए आप सबको। विटामिन C का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल? इधर लिख रहा हूँ,
ये भी पूछ सकते हैं भाई विटामिन सी का नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल, और कमी से इसका भी रोग, विटामिन बी से बेरी। अगला, और विटामिन ए से होता है रतौंधी। अपने यहाँ प्रोटीन में कौन सा बंद होता है, प्रोटीन में तो अभी पेप्टाइड बंद, कौन सा बंद, पेप्टाइड, प्रोटीन में पेप्टाइड बंद उपस्थित होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ये कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखने पर क्या होगा, तो कुछ नहीं याद रखना, कच्चे आम को जैसे आप सांद्र लवणीय विलयन में रखोगे वो पिचक जाएगा नहीं, संकुचित हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो उपस्थित जल है वो बाहर निकल जाएगा, यानी बहिःपरासरण हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला, परासरण दाब की परिभाषा लिखिए, ये आपको बोर्ड पे मैं लिख के सोल्व करा सकता हूँ, लेकिन ये सिंपल मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लो ढंग से ना। परासरण दाब तो आपको याद रखना है, परासरण की घटना में जब बाह्य दाब का मान अत्यधिक बढ़ा दिया जाता है तो एक दाब ऐसा आता है जब क्या होता है, परासरण की घटना रुक जाती है, उसको अपन बोलते हैं परासरण दाब, यानी वह घटना, वह दाब जिस पर, वह बाह्य दाब जिस पर परासरण की घटना बंद हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि क्या हम कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे के पात्र में भंडारण कर सकते हैं, तो ना, नहीं कर सकते भाई। कोई पूछे क्यों, तो इसका रीजन देखो, ये आपने लिखा कॉपर सल्फेट CuSO4 और लोहे के पात्र में रखा, यानी कि अभिक्रिया करा दी Fe के साथ, तो Fe जो अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, कॉपर घटा देगा, बनेगा FeSO4 प्लस क्या बनेगा Cu, यानी कॉपर को अगर लोहे के पात्र में रखोगे तो लोहे का पात्र खराब होने लगेगा, टूटने लग जाएगा, इसीलिए आपको कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे के पात्र में नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि लोहे की क्रियाशीलता तांबे से अधिक होती है, याद रखना भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नहीं रख सकते, क्योंकि लोहे की क्रियाशीलता Cu से अधिक होती है, अतः ये जो है वो Cu सल्फेट मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा, क्या कर देगा, प्रतिस्थापित। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मान है यानी मात्रक दे रखा सेकंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि कौन सी होगी, कोटि होगी प्रथम कोटि, कौन सी कोटि, प्रथम कोटि। अभी फॉर्मूला आपको लिखा है पीछे, देखो इधर, अगर आप इसमें n का मान 1 रखोगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा हट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स, इसका मतलब प्रथम कोटि हो जाएगी, n का मान 1 रखते ही खाली क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट प्रश्न है अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक की उपस्थिति का प्रभाव को समझाइए, इतना ही लिखना है। अभिक्रिया का जो वेग है वो उत्प्रेरक मिलाने पर बढ़ता है, यानी अभिक्रिया का जो वेग उत्प्रेरक के क्या होता है, समानुपाती कह सकते हैं आप, यानी जैसे जैसे आप उत्प्रेरक मिलाते हो अभिक्रिया वेग में वृद्धि होती है। कोई पूछे क्यों, तो देखो इधर एक ग्राफ से इसको समझते हैं। यहाँ पर मान लो R है, R का मतलब रिएक्टेंट यानी अभिकारक, और यहाँ पर है P का मतलब प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो यहाँ पर याद रखना है कि ये जो है अभिकारक की जो ऊर्जा है उसको इतनी ऊर्जा और चाहिए, इधर एनर्जी E मतलब ऊर्जा, ये ऊर्जा है सक्रियण ऊर्जा, E बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं E, और ये मान लेते हैं अपन उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, कब, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। तो क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा, ये इतनी एनर्जी, इतनी तो उसके पास खुद के पास है ही, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा ये इसको देनी पड़ रही है, इस ऊर्जा का नाम है सक्रियण ऊर्जा। वह अतिरिक्त ऊर्जा जो क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अब आप क्या कर रहे हो, ये तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति था, आपने इसमें एक उत्प्रेरक मिलाया, तो आपने देखा ये जो सक्रियण ऊर्जा वो इतनी कम हो गई, यानी पहले इतनी ज्यादा थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फर्स्ट, और अब उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर जाए तो ये है E सेकंड, E सेकंड, E2 लिख देते हैं। ये कब है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति, ठीक है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान जो है वो कम हो जाता है, जिससे अभिक्रिया वेग बढ़ता है, यानी एक तो इसको इतनी ज्यादा ऊर्जा देते तब उत्पाद में बदलता, एक अब तो जल्दी कब बदलेगा, तो कहाँ सर छोटे वाला रास्ता आसान है, तो भाई इसमें जो है सक्रियण ऊर्जा में कमी होने का कारण, याद रखना उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया वेग बढ़ता है, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा में क्या जाती है, कमी आ जाती है, यानी E2 जो है वो E1 से क्या है, कम है, इसी कारण अभिक्रिया वेग बढ़ता है। तो सर आपकी राइटिंग तो मेरे जैसी खराब है, हाँ ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने दे रखा है ये लेंथ एंड विड्थ की श्रेणी, लेंथ एंड श्रेणी की सामान्य अक्षणता कितनी होती है, तो लेंथ एंड विड्थ की जो सामान्य अक्षणता वो होती है +3, कितनी होती है, +3 याद रखना, 18 विड्थ की भी सामान्य +3 ही है। अगला नेक्स्ट है, इसका आपको पूछा आयनन समावयव बनाए इस यौगिक का, कुछ नहीं करना, आयनन समावयव के लिए एक आयन को अंदर भेज दो, एक आयन को बाहर भेज दो। ये वैसे बनाया यौगिक गलत है, इसको ऐसे नहीं बनाना चाहिए, ये यौगिक यूँ बनाना चाहिए, मैं बना रहा हूँ CrH2O, यहाँ पे लिखना था 4 और यहाँ पे लिखना था Br2, ये और Cl को रखना था बाहर, इस यौगिक का कोड मैंने मतलब पेपर में खूब सारी मिसप्रिंट मिलेगी भाई। अब इसका आपको क्या बना, आयनन समावयव, तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, Cl को अंदर भेज दो, Br को बाहर भेज दो, तो देखो क्या बनेगा, CrH2 में चेंज मत करना वरना वो हाइड्रेट बन जाएगा। ये 4 का 4, एक Br तो था ही, एक Cl को अंदर भेज दिया और एक Br को कहाँ भेज दिया, बाहर, ये दोनों एक दूसरे का आयनन समावयव, यानी कि ये कौन सा मंडल है, आयनन मंडल और समन्वय मंडल, क्या मतलब आयनों या लिगेंडों के आदान प्रदान से बनने वाले समावयव क्या कहलाते हैं, आयनन समावयव कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखो, देखें नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल, एसिटिक, कैसिटिक, एसिटिक सिरके में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल की तुलना में
दुर्बल होता है। क्यों? तो आपको याद रखना एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल कितना अच्छा दुर्बल अम्लीय है। देखो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन छोटा सा है और एकदम सरल रीजन है। आपको याद रखना ये जो एसिडिक है CH3COOH ये दुर्बल अम्ल है और HCOOH प्रबल अम्ल है। तो आपको थोड़ा समझा देता हूँ मैं, ये C डबल बॉन्ड O और H ये जो समूह है, कौन सा समूह? CH3, यहाँ पर CH3 समूह है। तो ये जो समूह है ये अपना प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को दूर भेजता है। अब ये जो ऑक्सीजन है इसका काम था इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो H प्लस अलग होता है, तब उसको अपन अम्लीय कहते हैं यानी अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर जो CH3 है इधर से इलेक्ट्रॉन भेज रहा है तो OH बंद के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन मुश्किल से ग्रहण करेगा। इसका मतलब इसकी अम्लीयता कम हो जाएगी, जबकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन भेजने वाला समूह नहीं है, हाइड्रोजन ही है, इसका मतलब ये अधिक अम्लीय होगा। याद रखना। तो इसमें ये जो समूह कौन सा? मैथिल समूह अपने प्लस आई प्रभाव के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करता है, अतः इसकी अम्लता कम हो जाती है। याद रखना, क्योंकि OH बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मुश्किल से ग्रहण करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों को सारिता के क्रम में, बढ़ते क्रम में, कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। तो इसको थोड़ा समझते कागज पे अलग से। देखो इधर एक तो है NH3, क्लियर है। उसके बाद में एक समूह आपने जोड़ दिया बेंजीन विलय, कौन सी जोड़ दी? C6H5 को बेंजीन विलय कहते हैं, ध्यान रखना ये बेंजीन विलय। यहाँ पे जोड़ दिया NH2 और एक आपने जोड़ दिया CH3 CH2 और ये NH2। अब आपको पूछा अधिक अम्लीय मतलब अधिक सारी कौन होगा? तो अधिक सारी भाई ये होगा, ठीक है। उसके बाद में होगा NH3, इसके बाद में होगा ये। कोई पूछे रीजन, तो रीजन इतना ही है, ये जो एल्किल समूह है पूरा एथिल वाला ये प्लस आई प्रभाव दर्शाता है और नाइट्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉन भेजेगा। सीधी बात, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से ज्यादा आएंगे तो NH3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा त्यागेगा और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उतने प्रबल सार होगा, ठीक है। इधर से NH3 को कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह जुड़ा हुआ नहीं है, हाइड्रोजन को छोड़ो कोई समूह जुड़ा हुआ नहीं, इसका मतलब ये इससे कम सारी होगा। और बात करें बेंजीन विलय की तो ये तो उल्टा इलेक्ट्रॉन खींचती है, तो ये सार कब कहलाएगा? जब भी इलेक्ट्रॉन देगा। और इलेक्ट्रॉन देने में ये क्या करे? कमी करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेंजीन क्या करे? खींच रही है, इसका मतलब इसकी सारिता कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा होगा ये, यानी ये इसका क्रम होगा C6H5 NH2 से ज्यादा कौन होगा? NH3, क्योंकि इसका प्रभाव कैसा? -I, ठीक है। उसके बाद NH3, उसके बाद होगा CH3 यानी C2H5 NH2, ये सबसे ज्यादा सारी होगा क्योंकि इसमें प्लस आई प्रभाव है। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन भेजेगा, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा भेजेगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन आगे त्यागेगा और सारी कहलाएगा। अगला जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, ये है कि क्या होता है जब ग्लूकोज Br2 जल से अभिक्रिया करता है? तो आपको इतना याद रखना है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। अब ये ग्लूकोज की एक अभिक्रिया देख लेते हैं। देखो इधर ऊपर अगर होता है CHO, बाद में CHOH, वो भी कितनी बार हो? 4 बार, और लास्ट में हो CH2OH, तो उसको अपन ग्लूकोज कहते हैं। ऊपर क्या है? CHO, बीच में क्या है? CHOH, कितनी बार? 4 बार, और लास्ट में CHO। इसकी अभिक्रिया करनी ब्रोमीन जल से, Br2 वाटर, Br2 वाटर यानी ब्रोमीन जल। तो आपको याद रखना ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, यानी ऊपर हो जाता COOH यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करना, बस इतना याद रखना। CHOH कितनी बार? 4 बार, और यहाँ पर हो जाएगा CH2। इसके बाद ग्लूकोनिक अम्ल, कौन सा अम्ल? ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, याद रखना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। छोटे वाले सारे प्रश्न लगभग हमने देख लिए अति लघुतरात्मक तक। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा और आप बाकी वाले प्रश्नों के भी आंसर जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।